वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में समझने वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही कि टैक्स के बारे में सुना होगा कभी ना कभी। तो ये बेसिकली जो वीडियो है वो बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के लिए, सोल स्टूडेंट्स, एनसी वेब स्टूडेंट्स सभी के लिए यूजफुल है। तो जो स्पेसिफिकली बीकॉम ऑनर्स के लिए होगा, जहाँ पर बीकॉम प्रोग्राम का कोई यूज़ नहीं होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी। बट अभी ये आप सभी के लिए है, तो आप सभी सुन सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ बेस वीडियो, जहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि क्या होता है टैक्स, क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या रेलेवेंस है, क्यों आप जो टैक्स है उसको ये जो इसकी जो रेलेवेंस के बारे में जानने के बाद आप ये देखोगे कि इस टैक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो वो दोनों चीज़ें क्या हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, एंड आफ्टर दैट आप समझोगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातों को समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं रेलेवेंस से। तो रेलेवेंस क्या है, टैक्स को क्यों पढ़ा जाता है, क्या जरूरत है टैक्स को पढ़ने की। तो पढ़ने से पहले ये बात कि टैक्स लगता ही क्यों है, टैक्स को क्यों लगाना होता है, टैक्स हम लगाते ही क्यों है, क्यों इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, क्यों होता है ऐसा, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट है, अब जो ये गवर्नमेंट है उससे चाहिए रिवेन्यू। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रिवेन्यू, पैसे चाहिए ना। अब उन्हें अगर एक कंट्री को चलाना है तो कंट्री में काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, और उन एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए वी नीड मनी। अब वो मनी आएगी आपको, वो रिवेन्यू आएगा आपको कहाँ से, टैक्सेस के थ्रू आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। अब टैक्स लगाती है तो वो कैसे एक्सपेंडिचर्स करती है, जैसे कि रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल्स जो आप देखते हो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फंडिंग्स करना, गवर्नमेंट स्कूल्स की फंडिंग्स करना, तो ये गवर्नमेंट कर रही होती है। और किससे कर रही होती है, हमारे ही दिए गए टैक्सेस के थ्रू कर रही होती है। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अब ये जो गवर्नमेंट जो हमारे जो कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज, वो बेसिकली होती हैं वेलफेयर पर्पस के लिए। तो वेलफेयर पर्पस के लिए होती है गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अब इनकी सैलरी कैसे इन्हें मिलेगी, क्योंकि उनका काम तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता ना, वेलफेयर पर्पस होता है। तो उन लोगों को सैलरी मिलती है हमारे ही टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हो गया। अब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं। अब डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी वेलफेयर पर्पस के लिए रन होते हैं। तो उनको सैलरी कैसे मिलेगी, उन डॉक्टर्स को, सैलरी मिलेगी आप ही के टैक्सेस के थ्रू, राइट। तो ये हो गया आपका रीजन कि गवर्नमेंट जो है टैक्स क्यों चार्ज करती है, वो हमें समझ में आ गया। अब बीइंग अ गुड सिटीजन आपको टैक्स देना चाहिए, ठीक है। अब क्या सभी टैक्स देते हैं, अब बात आती है क्या सभी टैक्स देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या टैक्स सभी देंगे या नहीं देंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना, आप देखो डायरेक्टली तो सभी टैक्स नहीं देते, बट इनडायरेक्टली सभी टैक्स देते हैं। इनडायरेक्टली सभी टैक्स देते हैं। जो इनडायरेक्टली तो आप देखोगे सभी के सभी टैक्स देते हैं। कैसे इनडायरेक्टली सभी टैक्स देते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, तो जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम जाएंगे और एमआरपी पूछेंगे, और वो एमआरपी जो होगा वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होगा, राइट, उसमें टैक्सेस इंक्लूड होंगे। तो आप वहाँ पे जाओगे, अब जैसे सपोज आपने एक कुरकुरे का पैकेट ही लिया है,
तो एक कुरकुरे का पैक आपने लिया है 20 रुपीज का, उसमें 20 रुपीज में टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। जस्ट सपोज उसमें टैक्स जो है वो 5 रुपीज जो है आप टैक्स के लिए दे रहे हो, ठीक है। जस्ट सपोज करना है, रियल में 5 रुपए का टैक्स है या नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। तो 5 रुपए का आपका जो है वो टैक्स है, ठीक है। अब आप गए और आपने शॉपकीपर को पकड़ा दिए 20 रुपए, ठीक है। अब आपने 20 रुपीज पकड़ा दिए, आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे रहे हो 5 रुपए। आपने गवर्नमेंट के पास नहीं गए कि गवर्नमेंट लो पकड़ो 5 रुपए की आपको हम टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। आपने 20 रुपीज जो है अपना सेलर को पकड़ा दिए कि ये, अब जो सेलर है ना वो गवर्नमेंट को देगा, सेलर जो है वो गवर्नमेंट को देगा। आपने कैसे दिया, आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया। आपने पहले दिया सेलर को, फिर सेलर ने दिया गवर्नमेंट को। तो ये क्या हो रहा है, एक इनडायरेक्ट साइकिल चल रही है जिसमें पैसे तो आप ही के निकले हैं, कंज्यूमर के ही निकल रहे हैं, जिसने खरीदा सामान उसी के निकल रहे हैं, पर सेलर जो है, जो मेडिएटर है, वो गवर्नमेंट को दे रहा है टैक्स, ठीक है। तो थ्रू इंटरमीडियरी आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, ये होता है आपका इनडायरेक्ट। ओके, तो अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, फिर हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा हो गया डायरेक्ट टैक्सेशन और यहाँ आ गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन कहता है कि जो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस होता है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस fall on same person, falls on same person। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहता है कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस falls on different person। अब पहले हम इस लाइन को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस का मतलब होता है कि जो ये इंसिडेंस है इसका मतलब होता है पे करने वाला जो बंदा है, और जो इम्पैक्ट है जिसके जेब से एक्चुअली निकल रहा है, बेयर कौन कर रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट टैक्सेशन में देखोगे, अब जैसे कि सपोज एक मिस्टर राम है, मिस्टर राम जो है वो अपना, उनकी इनकम हो जाती है, एनुअल इनकम उनकी हो जाएगी से 10 लाख की उनकी एनुअल इनकम है, ठीक है। साल का वो 10 लाख तक कमा लेते हैं। अब मिस्टर राम जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और उनको 10 लाख पे जो भी टैक्स बनता है वो दे देंगे, जो भी टैक्स बनेगा 10 लाख पर वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देंगे। अब ये क्या हुआ कि मिस्टर राम ने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट किया और अपना जो टैक्स है पे कर दिया। मिस्टर राम की जेब से टैक्स निकल रहा है, राइट। तो मिस्टर राम की जेब से टैक्स निकल रहा है तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मिस्टर राम के ऊपर पड़ रहा है। मिस्टर राम ही डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंसिडेंस जो है, पे करने वाला बंदा जो है वो भी मिस्टर राम ही है। तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस डायरेक्ट टैक्सेशन के केस में सेम ही पर्सन पर पड़ता है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात पर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मिस्टर राम अब क्या करते हैं, मिस्टर राम मार्केट में जाते हैं। मिस्टर राम अब मार्केट में गए और मार्केट में जाकर उनको कुरकुरे खाने का मन हुआ, तो मिस्टर राम ने कुरकुरे का पैक ले लिया 20 रुपीज का। अब मिस्टर राम ने 20 रुपीज का कुरकुरे का पैक लिया और उसके अंदर थे इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इस 20 रुपीज में टैक्सेस भी इंक्लूड थे।
जैसे कि हमारा जो टैक्स है 5 रुपए का है, तो टैक्स उसमें 5 रुपए का उन्होंने मिस्टर राम ने पे कर दिया। अब मिस्टर राम ने क्या किया, सेलर को पैसे दिए, सेलर जो है उसको पैसे दे दिए, 20 रुपीज दे दिए, तो सेलर को 20 रुपीज दे दिए। अब सेलर के पास जो है टैक्स का अमाउंट भी आ गया है और प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट हुआ था और प्रॉफिट मार्जिन जो उन्होंने रखा था वो भी आ गया है, तो 20 रुपीज में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। अब सेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और उनको जो इस कुरकुरे पर 5 रुपए का टैक्स बना था वो 5 रुपए का टैक्स दे देंगे, सिंपल। तो मिस्टर राम की, अब देखो ये जो 5 रुपीज है इसका टैक्स जो है मिस्टर राम की जेब से निकला किसकी जेब से, मिस्टर राम की जेब से निकला, तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, मिस्टर राम पर, मतलब कि कंज्यूमर पर पड़ा। इस केस में कंज्यूमर मिस्टर राम है जो सामान को एक्चुअली में खरीद रहे हैं। कंज्यूमर कौन होता है, जो आगे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए नहीं खरीदता, वो कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, तो कंज्यूमर मिस्टर राम हो गए। तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मिस्टर राम पे पड़ रहा है, क्योंकि मिस्टर राम की जेब से, मिस्टर राम की पॉकेट से क्या हो रहा है, पैसे निकल रही है। अब देने वाला बंदा कौन है, सेलर है। देने वाला बंदा कौन है, सेलर, मतलब कि ये जो इंसिडेंस है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, सेलर के ऊपर पड़ रहा है। सेलर जो है वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, पर इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, मिस्टर राम, ठीक है। इनडायरेक्टली मिस्टर राम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दिया, बट बीच में आ गया सेलर जो कि मीडिएटर की तरह काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, क्लियर। तो आप देखो इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो आप हर चीज पे देते हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो, अब कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तब भी वो टैक्स पे कर रही है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो हर जगह पे ऑलमोस्ट लग ही जाता है। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगता है। तो थोड़ा सा अभी आगे इसको और बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। अब सेकंड पॉइंट की बारी आती है। अब कब टैक्सेबल इवेंट अराइज होता है, ये टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होता है हमें ये देखना है। तो टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होगा, तो टैक्सेबल इवेंट हमारा कब अराइज होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन के केस में तब अराइज होता है जब आप की टैक्सेबल इनकम होती है। मींस कि जब मिस्टर राम एक लिमिट से ज्यादा कमाने लगेंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्सेबल इनकम के केस में, तो अर्निंग द टैक्सेबल इनकम, अर्निंग द टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम जब वो कमाएंगे तो ऑब्वियस है उनके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन के केस में देखें तो वो तब कब लगता है, जब आप परचेज करते हो, जब भी आप मार्केट में गए आपने परचेज किया, ऑब्वियस है आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लग रहा है। सेल करा तब भी लगेगा, मैन्युफैक्चर करा तब भी लगेगा। वेट एक मिनट, तो आपने जब मैन्युफैक्चर किया आपको तब भी टैक्स जो है देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा मैन्युफैक्चर, हम कहते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के केस में, ठीक है। तो ये आपका टैक्सेबल इवेंट का बता दिया इन्होंने कि डायरेक्ट टैक्सेशन तब लगता है जब टैक्सेबल इनकम होती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन तब लगता है जब परचेज, सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होते हैं।
नेक्स्ट, ओके, तो क्या इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, इसके मैनेजमेंट को देखने के लिए कोई क्या डिपार्टमेंट बना के रखा है? यस, तो इसके लिए भी डिपार्टमेंट है। अब अगर हम डायरेक्ट टैक्सेशन का केस देखें तो डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए हमारे पास है CBDT। CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन जो है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन को हैंडल करता है, एडमिनिस्टर करता है। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसके लिए हमारे पास है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, तो ये आपके पास दोनों बोर्ड्स बताए हुए हैं कि ऐसे। अब क्या होता है, इन बोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम बात जान लेते हैं कि कैसे होता है। अब जैसे कि एक कंपनी होती है तो उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है, तो हम कैसे देखते हैं, कंपनी है उसमें आपको हेड पे CEO दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हो आगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। और उनको हैंडल करने के लिए फिर आगे हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर्स के बाद हमारे जनरल मैनेजर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, अलग अलग ना मिनिस्ट्रीज बना दी जाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, आगे मिनिस्ट्रीज बना देते हैं, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो उसमें एक मिनिस्ट्री उनकी हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनके पास होते हैं उस पैसे को अरेंज करना, क्योंकि फंडिंग्स अरेंज करनी। तो फंडिंग कैसे अरेंज की जा रही है, थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो देखते हैं कि हमारे पास एक होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से पैसे कलेक्ट करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में वो बना देते हैं एक CBDT जो डायरेक्ट टैक्सेशन का देखेगा, और एक बना देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ, पहले आ गया आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद आ गया आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद आपके पास आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहाँ से कवर होगा, CBDT या फिर CBIC। तो ये हमारे को क्लियर हो गया कि CBDT डायरेक्ट टैक्सेशन को हैंडल करता है और CBIC इनडायरेक्ट टैक्सेशन को हैंडल करता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ओके, तो कैसा नेचर होता है इसका, इसका नेचर कैसा है, लाइक जो आपका डायरेक्ट टैक्सेशन है उसका जो नेचर होता है वो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो नेचर है वो है रिग्रेसिव इन नेचर। अब प्रोग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव क्या है, तो प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि आपका जो टैक्स होगा वो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जो ज्यादा इनकम अर्न करे उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ, जो लो इनकम अर्न कर रहा है जिसकी इनकम ज्यादा नहीं है उसके ऊपर आप टैक्स कम लगाइए, और जो बहुत ही कम कर रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो एक लिमिट सेट कर दी गई है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम टैक्सेस को लगाएंगे, अगर इनकम उस लिमिट से कम है तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो
ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि अमीर अमीर बहुत और हो जा रहा है, मतलब होता जा रहा है, या पे गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा डायरेक्ट टैक्सेशन में। सिंपल सा चल रहा है कि जो ज्यादा कमाता है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, जो कम कमाता है उसके ऊपर कम टैक्स लगा देंगे। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें, वो होता है रिग्रेसिव। अब देखिए, आप जब मार्केट में जाते हैं, अब कोई हायर क्लास का बंदा जो जाएगा, हायर क्लास का है पर्सन, वो जाएगा और वो कुरकुरे का पैकेट लेगा 20 रुपीज का, तो उसको भी 20 रुपीज ही देने हैं, उसको भी टैक्स जो लग रहा है वो 5 रुपए का ही लग रहा है, उस जो 20 रुपीज में इंक्लूडेड है। वैसे ही अगर कोई लोअर क्लास का पर्सन जो है वो जा रहा है कुरकुरे का पैक लेने के लिए, उसे भी 20 रुपीज ही देने हैं अगर उसने वही सेम पैक लिया तो सेम चल रहा है। अब इसमें ना कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता कि हायर क्लास कौन सी है, लोअर क्लास कौन सी है, दोनों को सेम लेवल पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रिग्रेसिव इन नेचर है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो इसमें गरीब और गरीब ही हो जाता है, तो कोई आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट में आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जैसे प्रॉपर्टी पर टैक्स होता है तो वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। और कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, अभी भी कुछ पर लगता है, सब पर नहीं लगता। एक्साइज ड्यूटी कुछ पर है, तो एक्साइज ड्यूटी ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी आपकी हो जाती है। तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो हमें जो है जो ध्यान देना है वो सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन पर देना है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में ही हम कवर करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में हम कवर नहीं करेंगे। बस ये सिर्फ समझने के लिए था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि क्या होता है। तो आपका ये जानने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इनकम आपको टैक्स देना होता है, ये इनकम टैक्स आप जो देते हो, ये किस तरह से क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करके ये आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होता है इनकम टैक्स के लिए, हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है, इसका लॉ कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर है हमारा इनकम टैक्स। तो ये कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कैसे कैसे बनता है। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारा 1961 का जो एक्ट है उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि इनकम टैक्स को किस तरह से टैक्स किया जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इनकम टैक्स के कुछ रूल्स होते हैं, इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब रूल्स में आपके पास आते हैं प्रोसीजरल गाइडलाइंस होती हैं। तो प्रोसीजरल गाइडलाइंस दी गई हैं कि क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, क्या गाइडलाइंस है, प्रोसीजर्स किस तरह से फॉलो करने हैं फॉर पेइंग इनकम टैक्स। देन यू हैव एनुअल अमेंडमेंट्स, एनुअल अमेंडमेंट्स, एनुअल अमेंडमेंट्स में क्या होता है कि आपका हर साल जो है बजट तैयार होता है, फरवरी में बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है
तो वो जो बजट प्रेजेंट किया जाता है, बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं और उस बजट में सारा बताया जाता है कि किस तरह से हमें टैक्स जो है हर क्लास को किस तरह से टैक्स जो है चार्ज करना है। तो वो सब कुछ बताते हैं अपने इस बजट के अंदर। अब इस बजट को प्रेजेंट किया जाता है लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी, दोनों हाउस में प्रेजेंट करके, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट करके उस जब दोनों से जो है अप्रूव हो जाता है तो भेजा जाता है प्रेसिडेंट जी के पास। तो प्रेसिडेंट जी के पास जब वो जाता है तो प्रेसिडेंट जी उसे अपना अप्रूवल दे देते हैं और जब वो उसे अपना अप्रूवल दे देते हैं तो वो जो बजट है, वो जो बिल है फाइनेंस बिल, वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और ये एक्ट जो है, ये एनुअल अमेंडमेंट्स जो है, ये आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है और आपको इन्हें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये भी इनकम टैक्स लॉ में अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान देती है। बिकॉज 1961 में हमारा जब लॉ बना था तब सिचुएशंस अलग थी। हर साल सिचुएशन बदलती हैं, तो हर साल जब सिचुएशंस बदलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉ में भी, हमारे कानून में भी अमेंडमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एनुअल अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एनुअल अमेंडमेंट्स कर दी। अब एनुअल अमेंडमेंट्स करने के बाद और क्या चीज़ होता है जो इस सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ को इम्पैक्ट डालता है? वो होते हैं आपके clarification, circulars and clarifications, circulars and clarifications। अब सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस में आपको और क्लैरिटी के लिए ये आपकी सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस आते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कई बार आपने जो अमेंडमेंट करी है वो लोगों को शायद समझ में ना आए या कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं, तो उसके लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस जो है बाद में पब्लिश कर देती हैं। अब ये जो सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस है, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर तो बाइंड होती है, मीन्स इनकम टैक्स अथॉरिटी को तो बाइंड है, उनको करना ही पड़ेगा इसे फॉलो, वो इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। ये बाइंड होते हैं ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। पर असेसी, असेसी मीन्स जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो जो असेसी है उसके ऊपर ये बाइंड नहीं होती है। असेसी को अगर इससे बेनिफिट लेना है तो वो ले सकता है, अगर उसको यहाँ पे कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो ले सकता है, पर असेसी को बाइंड नहीं किया जा सकता कि सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस को वो फॉलो करे। अगर उसको अपना फायदा दिखाई दे रहा है इस सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस में तो वो उसे फॉलो करेगा, अगर उसे उसमें अपना बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा तो वो उसे ना भी फॉलो करे तो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो उसको बाइंड नहीं कर सकती है कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, देन आ जाते हैं सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस के बाद कुछ होती हैं जुडिशियल डिसीजंस। अब जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं? जुडिशियल डिसीजंस जो है, अब हर चीज जो है इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती है एक्ट के अंदर, तो कुछ जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, केसेस होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, उनके बेसिस पर हम जो है डिसीजन ले लेते हैं कि ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में ये डिसीजन लिया था तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो वो जुडिशियल डिसीजंस के बेसिस पर भी आपका जो लॉ है वो गाइडेड होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इनकम टैक्स का लॉ जो है, जो कानून है, उसके क्या क्या सोर्सेज है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन रूल्स है, देन एनुअल अमेंडमेंट, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, एंड फाइनली यू हैव जुडिशियल डिसीजंस। ओके, तो अब थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब जब आप टैक्स लगा रहे होते हो तो आपको ना बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सी इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगाना है, किस इनकम को कंसीडर करना है टैक्स लगाने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में जानेंगे। अभी हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं कि प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर क्या है, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में है। तो प्रीवियस ईयर में क्या होता है, ये वो साल है जिसमें आप इनकम कमाते हो, ये वो साल है जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, इन विच यू अर्न इनकम। और असेसमेंट ईयर वो साल है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। ये जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में क्या होता है, टैक्स लगता है, इन विच इनकम इज टैक्स्ड, तो आपका टैक्स लगेगा। तो अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो करंट आपका ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2023 टू 24, ठीक है। तो आपका 23-24 का सेशन चल रहा है। अब इसको जानने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दो तरह के साल होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जब का कैलेंडर ईयर होता है उसे हम शुरुआत करते हैं उसकी जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर तक की हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो जनवरी टू दिसंबर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, एंड होता है मार्च पर, अगले साल की मार्च में एंड होता है। तो आपका जो इनकम टैक्स है ना वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है, मींस अप्रैल टू मार्च वाले टाइम को फॉलो करता है। अभी करंटली 2023 चल रहा है, तो 2023 चल रहा है तो अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक आपका क्या होगा, ये आपका बन जाएगा क्या, असेसमेंट ईयर, ठीक है। इस वाले साल में आप क्या कर रहे हो, इनकम को टैक्स कर रहे हो। अब इनकम को आप टैक्स कर रहे हो मीन्स ये अभी ये साल खत्म तो नहीं हुआ, इसके अंदर आप इनकम अभी कमा रहे हो, पर इसी साल के अंदर आपकी पिछले साल की इनकम को टैक्स भी किया जा रहा है। देखिए कैसे, प्रीवियस ईयर आपका 2023 से लेकर 24 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2022 टू 23, राइट। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अप्रैल 2022 टू मार्च 2023, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो ये टाइम है इसे हम कहते हैं क्या, प्रीवियस ईयर। जिस साल में आपने पैसे कमाए, इस साल में आपने जितनी इनकम अर्न करनी थी आपने खूब कमाई है, ठीक है। आपने कहीं पे काम करके कमाया, आपको रेंट मिल रहा था आपके घर की प्रॉपर्टी से, आपको हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, उससे आपको काफी अच्छा मुनाफा हुआ हो उस साल में। इस 2022 टू 23 वाला ये जो ईयर मैंने मेंशन किया है, इस ईयर में आपने काफी अच्छे से बहुत सारी इनकम कमाई। अब गवर्नमेंट आपको कहती है इस जब ये साल चल रहा है 22 से 31 मार्च 2023 तक, वो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आप आराम से इनकम अर्न कीजिए। वो वेट कर रही है कि 31 मार्च 2023 एंड होगा और 1 अप्रैल 2023 शुरू होगा, तब तक आपका वेट कर रही है कि आप कमा लो जितना कमाना। और अब 1 अप्रैल 2023 हो चुका है शुरू, मतलब असेसमेंट शुरू हो चुकी है। अब हम आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे, जो आपने इनकम इस वाले टाइम में अर्न करी थी, कमाई है, उस वाली इनकम के ऊपर हम अब टैक्स आपके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। तो 1 अप्रैल 2023 से आपकी इनकम के ऊपर क्या लगाना शुरू किया, उन्होंने टैक्स लगाना शुरू करा। पूछा आपसे कि आप बताइए कि आपने प्रीवियस ईयर में क्या क्या कमाया, मीन्स पीवाई मीन्स प्रीवियस ईयर में आपने क्या क्या कमाया है। अब आप हमें बताइए कि आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है और ये टैक्स आपको अब हमें देना होगा, ठीक है।
तो जिस ईयर में आप टैक्स दे रहे होते हो उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में आप कमा रहे होते हो उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। देखा जाए तो हर साल आपका प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। कैसे, देखिए अभी जो 2023 के अप्रैल 2023 टू अब मार्च 2024 जो चल रहा है, इस वाले टाइम में आपका असेसमेंट, इस वाले टाइम को हम असेसमेंट ईयर भी कहते हैं, बिकॉज आपकी जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न करी थी, जो थी अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 तक की, वो वाली इनकम के ऊपर लग रहा है टैक्स। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर भी हो गया। अब इसी अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 में आप खाली थोड़ी ना बैठोगे, आप इस साल भी तो कमा रहे हो ना, इस साल को भी तो हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर है, तो ये प्रीवियस ईयर भी बन जाएगा। किसके लिए, अगले असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं आपका आ जाएगा, यहाँ पे शुरू हो जाएगा अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक आप जो भी कमाओगे, अब ये वाली इनकम टैक्स कब हो जाएगी, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, राइट। तो आपको इससे इतना क्लियर हो गया होगा, जो भी इनकम हम आज अभी कमा रहे हैं, इस साल में कमा रहे हैं, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर में। जो इनकम हम कमा रहे हैं अभी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगले साल। तो जब आप कमाते हो उस वाले साल को कहना प्रीवियस ईयर, और जब आपके ऊपर टैक्स लगेगा तो उसे कहेंगे हम असेसमेंट ईयर। ठीक है, इन डिटेल हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बारे में। अभी काफ़ी वीडियो हमने बड़ी हो चुकी है, 36 मिनट्स हो चुके हैं, काफ़ी है इतने के लिए। आप ये बेसिक्स को समझिए, रीडिंग कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।